हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SR बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग बॉटनी की क्लास लेकर के चल रहे हैं और बॉटनी की क्लास में हम लोग थर्ड सेमेस्टर को डील कर रहे हैं। तीसरे सेमेस्टर में हमारे ये बॉटनी का पहला पेपर है जिसमें हम लोग पहली यूनिट को कवर कर रहे हैं और इस पहली यूनिट में हम लोगों ने फंगस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके जनरल फीचर के बारे में देख लिया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया। आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे इस फंजाई के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यानी कि थैलस का मतलब यहां से लिया गया है कि भाई इसका बॉडी कैसा है, बॉडी किस लेवल का बना है ना। तो बॉडी जो यहां पर है वो थैलेनुमा बना है, थैलस के आकार का बना है, इसीलिए हम यहां पर इसको बोले हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। तो फंजाई में जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप ये भी कह सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं हेडिंग में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, है ना। फंजाई के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है ना, उसके बारे में हम यहां पर कवर करेंगे। क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसकी प्रीवियस क्लासेस आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पे सर्च करिएगा, वहां पर पूरा प्लेलिस्ट ये पहला पेपर मैं यहां पर कवर कराऊंगा आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोग घबराइए नहीं, दूसरा पेपर जो है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो पहला तो मैं यहीं पर कवर करा दूंगा, लेकिन दूसरा आपको हमारे ऐप के ऊपर सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को के साथ साथ ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और चाहिएगा तो वहां पर अपना सब्सक्रिप्शन लेकर के अपने दूसरे पेपर को भी अपना प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर या जो भी पेपर हम यहाँ पर कवर कराएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में, जिससे उनका भी लाभ हो सके। आप तो अपना लाभ ले ही रहे हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, लिखा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फंगल बॉडी की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जिसे थैलस कहते हैं। भाई थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? फंगस यानी कवकों के शरीर की जो संरचना है, उस संरचना का जो अरेंजमेंट है ना, जो संरचना का अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट एक थैलस नुमा दिखाई देता है। आप एल्गी की भी बात करें तो वहां पर भी आपको फिलामेंटस लाइक बॉडी देखने को मिलती है, थैलस नुमा संरचना देखने को मिलती है। तो थैलस नुमा संरचना फंगस में और एल्गी में दोनों जगह आपको मिलेगी। अच्छा, आगे देखिए लिखा हुआ है थैलस हमेशा नॉन मोटाइल अचल होते हैं, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। भाई फंगस का जो थैलस है वो नॉन मोटाइल होगा, है ना। नॉन मोटाइल मतलब अचल, ये मूवमेंट शो नहीं करता, है ना। और अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, अलग अलग रूप में, स्वरूप में पाया जाता है, जो किंगडम माइकोटा की डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो किंगडम माइकोटा में ही हम फंगस को पढ़ते हैं। तो किंगडम माइकोटा के अंदर जितने भी फंगस को रखा गया है उनके अंदर जो विविधता देखने को मिल रही है वो इसके किससे मिल रही बेटा? थैलस के प्रेजेंस के कारण या अरेंजमेंट के कारण देखने को मिल रही है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन फंजाई की ग्रोथ, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, संगठन है, ये कवकों की ग्रोथ, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, जनन और सर्वाइवल, है ना, उसके जीने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन फंगस में पाया जा रहा है, ये फंगस में ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होगा तो वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा अकेले, है ना। बहुत सारे ऐसे फंगस है जो अकेले ही रह करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल से मिलकर के बना है। लाइक एक एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आगे बताऊंगा, है ना। एक ही बॉडी का फंगस पाया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन फंजाई की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है फंजाई ऑर्गेनिज्म से अलग और यूनिक होते हैं। भाई जो फंजाई हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी और जो ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग और स्पेसिफिक, यूनिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सेलुलर और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन खास यानी कि डिस्टिंक्ट होती है। खास मतलब बोले तो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होती है ना। अन्य ऑर्गेनिज्म से ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि इनका जो सेलुलर और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टिंक्ट होता है, खास होता है।
आगे देखिए लिखा हुआ है थैलस सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक पाया जाता है। भाई फंजाई के अंदर जो थैलस है वो सरल प्रकार से लेकर के कठिन प्रकार तक या जटिल प्रकार तक पाया जाता है। कभी यह सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, कभी यह सिंगल सेल्ड बोले तो यूनिसेलुलर होते हैं, और कभी यह मल्टी सेलुलर बोले तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में होता है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो कभी सिंगल सेल का होगा तो कभी मल्टी सेलुलर लेवल का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट हेडिंग यहां पर पड़ी हुई है मेन टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रकार है थैलस के, उनके विषय हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो कई प्रकार के हैं। सबसे पहला प्रकार हम यहां पर देखेंगे एक कोशिकीय थैलस, है ना, यूनिसेलुलर थैलस, जो आपको देखने को मिलेगा वो ईस्ट में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा बेटा? ईस्ट में। ईस्ट कोशिका को हम लोग खमीर की कोशिका भी कहते हैं, खमीर भी कहते हैं। ईस्ट को क्या कहते हैं बच्चा? खमीर। देखिए लिखा हुआ है कई फंजाई जैसे कि ईस्ट में यूनिसेलुलर थैलस पाया जाता है। अगर आप ईस्ट की बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर थैलस होता है। कमेंट सेक्शन में बता दिया था ना आप लोगों ने, पहले ही नहीं बताया तो अब लिख देना, है ना। तो कई फंजाई जैसे कि ईस्ट में यूनिसेलुलर थैलस पाया जाता है, एक कोशिकीय थैलस पाया जाता है। ईस्ट की जो बॉडी होती है वो स्ट्रक्चर, ईस्ट का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल सेल यानी कि एक कोशिकीय का होता है ना, एक कोशिका से मिलकर के बना है। इसका शेप ज्यादातर स्फेरिकल यानी कि गोलाकार या ओवल मतलब कि अंडाकार होता है। अगर आप ईस्ट की कोशिका को देखेंगे तो वो स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा या अंडाकार होता है। ईस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर मॉइस्ट एनवायरमेंट यानी कि नमी वाले स्थानों, कहां पर बेटा? नमी वाले स्थानों में ग्रो करते हैं। ईस्ट कहां ग्रो कर रहे हैं? नमी वाले स्थानों में ग्रो करते हैं। जहां पर नम होगा वहां पर ये ईस्ट डेवलप होगा, ये ग्रो करेगा। आगे देखिए लिखा हुआ है ईस्ट का यूज बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री बोले तो जो इंडस्ट्रीज ब्रेड को बनाती हैं, केक बनाने में सहायक होती हैं या केक बनाती हैं, उनमें ईस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ब्रेड जब बनाया जाता है तो ब्रेड का जो आटा होता है उसका फर्मेंटेशन कराने के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है, और जब फर्मेंटेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में निकलती है, जिसकी वजह से उस ब्रेड से, जो आप ब्रेड देखते हो ना पोरस फॉर्म होता है, ब्रेड में बहुत सारे पोर होते हैं, छेद होते हैं। वो छेद इसलिए होते हैं क्योंकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो बॉडी के ऊपर या उस ब्रेड के ऊपर बहुत सारा पोर बच जाता है। ठीक है, तो वो किस वजह से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के कारण। ठीक है, तो बेकिंग इंडस्ट्रीज में, दैट मीन्स ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, और ब्रेविंग इंडस्ट्री यानी कि ब्रेविंग इंडस्ट्री बोले तो बियर बनाने में, वाइन बनाने में, है ना, बियर और वाइन को फर्मेंटेशन में, है ना, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। तो ईस्ट का इकोनॉमिकल यूजेस है ना भाई, हम लोग आर्थिक रूप से इसका प्रयोग करते हैं। आगे जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर भी ईस्ट का जिक्र होगा। तो अभी आप समझ लीजिए ईस्ट का कहां कहां हम लोग यूज कर रहे हैं। एक सिंगल सेल पूरी दुनिया को हिला के बैठी है। अगर आज अभी आप दारू पी लो तो आपसे बलवान और आपसे महान आदमी नहीं होगा, ऐसा मानते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन ऐसा मानते हैं। और पहली बात तो पीना नहीं, है ना। महान बनने के चक्कर में जूते पड़ जाएंगे, क्योंकि जूते जिनके पड़ते हैं वही महान होते हैं आज के डेट में, जो दारू पीते हैं। मैं वो मतलब महान वो वाले महान नहीं, महान जो है वो तो है, उनके ऊपर हार माला चढ़ती है। मतलब जूते जिनके पड़ रहे हैं, मतलब आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा बंदा है जो बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मदिरा का सेवन करता है। और मदिरा का सेवन करने के बाद में वो ये भूल जाता है कि उसकी इमेज है वो क्या है ना, वो शेर हो जाता है। और शेर कहने का मतलब ये होता है, शेर भी जंगल में रह करके एकदम दहाड़ मारता है ना, तो आधे लोग डर के मारे दुबक जाते हैं। ये बनता शेर है लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दहाड़ने से या भौंकने से, मतलब दहाड़ जो है ना कुत्तों वाली रहती, भौंकने वाली रहती है ना, तो उसके दहाड़ने से कोई भागता नहीं, बल्कि धत्कार करके भगा दिया जाता है ना, धुतकार के भगाया जाता है। तो सारी दारू वारू पीना बेवकूफी होता है यार, क्या ही है। लेकिन हम बियर वाइन के फर्मेंटेशन में ईस्ट का यूज कर रहे हैं। आज बिक रही है, लोग पी रहे हैं तो बिक रही है। लोग कैंसर भी तो पी रहे हैं, है ना, लोग कैंसर भी तो पी रहे हैं भाई। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, कैंसर है। आप अगर दारू पी रहे हैं तो लीवर कैंसर, स्टमक कैंसर है। एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप कर रहे हैं तो दिक्कत होगा।
तो इसलिए इन सब चीजों से दूर रहें, वो ज्यादा ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए सबसे कॉमन फंजाई है। यानी कि फर्मेंटेशन विघटन के लिए जो सबसे कॉमन फंजाई है वो हमारा ईस्ट ही है, ये बात याद रखना। आगे देखिए, इसका ईस्ट सेल का एक स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे बाहर की तरफ एक वॉल पाई जा रही ग्रीन कलर की, एंड दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल के ठीक नीचे ये व्हाइटिश कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप यहां पर क्या देखेंगे, ये क्या पाया जा रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म, बोले तो कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य पाई जा रही है। और इस कोशिका द्रव्य में आप देखेंगे कहीं कहीं पर वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, और खास बात न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसलिए ईस्ट सेल क्या है बेटा, एक ट्रू टाइप सेल है, एक ट्रू टाइप सेल है ना, एक सत्य प्रकार की कोशिका है। और यहाँ पर गोल्जी बॉडी, है ना, राइबोसोम, तमाम स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो बेटा ईस्ट सेल है, और ये थैलस के रूप में ही जाना जा रहा है, ईस्ट कोशिका, ठीक है, खमीर की कोशिका या खमीर कोशिका। आगे बढ़ते हैं और हम सेकेंड फॉर्म की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फिलामेंटस थैलस। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो पहला टाइप देखा वो क्या था, यूनिसेलुलर थैलस, जो ईस्ट की तरह है। और दूसरा जो टाइप हमारा है वो है फिलामेंटस थैलस। कौन है बेटा, फिलामेंटस, तंतुमय संरचना वाले थैलस, जिसमें हाइफी और माइसीलियम आपको देखने को मिलेगा। हाइफी प्रेजेंट होगा, एक हाइफी होगा बड़ा सा लंबा सा, हाइफी मतलब एक सिंगल सा ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, दिस इज द हाइफी, इस तरीके से हाइफी रहेगा। या माइसीलियम की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके के हाइफी बहुत सारे, है ना, जब बेटा ग्रुप में रहेंगे लाइक दिस, ग्रुप में रहेंगे, बहुत सारे हाइफी ग्रुप में है ना, बहुत सारे हाइफी ग्रुप में है, तो क्या कहलाएगा, ये माइसीलियम कहलाएगा। तो माइसीलियम के फॉर्म में या हाइफी के फॉर्म में यहां पर थैलस का पाया जाना, देखिए लिखा हुआ है, ज्यादातर फंजाई का थैलस फिलामेंटस प्रकार का होता है। यानी कि अधिकतर अगर आप फंगस को देखेंगे, मतलब फंगस लाइक किसको छोड़ करके, ईस्ट सेल को छोड़ करके बाकी के फंगस को अगर आप देखेंगे तो उनमें थैलस जो होगा वो फिलामेंटस टाइप का होता है। ये थैलस थ्रेड लाइक मतलब धागे नुमा संरचना से बना होता है। किसका बना बेटा, धागे नुमा संरचना का बना हुआ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बना है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइफा या हाइफी कहते हैं। तो धागे नुमा संरचना से मिलकर के बना है। तो ये वाला जो संरचना है बेटा, दिस इज द हाइफी, ये क्या है बेटा, हाइफी है, ठीक है। अब हाइफी क्या है इसको देख लेते हैं, इसको हाइफी पढ़ते हैं या हाइफा पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, हाइफी ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। हाइफी क्या है बेटा, एक ट्यूबुलर सेल्स हैं, ट्यूब लाइक कोशिकाएं होती हैं। देखो ट्यूबुलर सेल्स, अगर आप इस सेल को बाहर निकालें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जो अपनी टिप यानी सिरे से ग्रो करते हैं, जो अपने टिप से ग्रो करते हैं, मतलब यहां पर इसका एक सिरा है, तो यहां से आगे की तरफ इस तरीके से ग्रो करता हुआ चला जाएगा। ये फंगस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बेसिक यूनिट होते हैं। अब यहां पर ये जो हाइफी है ना, ये फंगस की वेजिटेटिव यानी कि कायिक, कायिक मतलब शारीरिक संरचना की बेसिक इकाई है ना, एक बेसिक यूनिट है, इस बात को याद रखना। माइसीलियम की बात करें बेटा, तो माइसीलियम क्या है, जब बहुत सारे हाइफी आपस में मिल करके एक समूह बनाते हैं तो उसको माइसीलियम कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था। देखिए लिखा हुआ है, बहुत सारे हाइफी मिल करके एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम ही फंगस का वेजिटेटिव बॉडी मतलब वनस्पतिक भाग होता है। अगर आप फंगस के शरीर की बात करेंगे तो फंगस के शरीर की जब आप बात करेंगे तो उसमें नाम लेंगे माइसीलियम का, और फंगस के शरीर की यूनिट और इकाई की बात करेंगे तो आप नाम लेंगे हाइफी का। किसका नाम लेंगे बेटा, हाइफी का नाम लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिए लिखा हुआ है, इसका फंक्शन क्या है ना, इनके कार्य क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, माइसीलियम सबस्ट्रेट। माइसीलियम सबस्ट्रेट बोले तो कोई भी एक ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी जगह
जहां पर ये जुड़ता है, जैसे आप सॉइल की बात करें, वुड की बात करें, लकड़ी, फूड मटेरियल्स, ठीक है, वुड या फूड मटेरियल जो भी खाद्य पदार्थ हैं वहां पर भी ये रहता है। तो माइसीलियम सबस्ट्रेट जैसे सॉइल मिट्टी में उगते हैं, वुड किसी लकड़ी के ऊपर आपको फंगस देखने को मिलेगा अगर वहां पर पानी है, और फूड मटेरियल जैसे कोई भी आप रोटी वोटी रख देते हैं तो वहां पर फंगस ग्रो कर जाता है, ठीक है, में गहराई तक पेनिट्रेट करता है। गहराई तक क्या करता है बेटा? पेनिट्रेट करता है। इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और फंगस की ग्रोथ को सपोर्ट करना, ठीक है। तो माइसीलियम का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना और फंगस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाना। आगे देखिए, तीसरा हमारा है डाइमॉर्फिक थैलस। डाइमॉर्फिक फंजाई में ये पाया जाता है। डाइमॉर्फिक थैलस कहने का मतलब क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, कुछ फंजाई में डाइमॉर्फिज्म यानी दो स्वरूप में या दो रूपों में रहने की क्षमता। डाइमॉर्फिज्म कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो रूपों में रह सकें, है ना। जैसे आप लोगों ने धूम मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें वो रूप चेंज करता रहता है चोरी करने के लिए, है ना। तो डाइमॉर्फिज्म, वो तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, कभी बुढ़ा बनना है, कभी क्या बनना है, कभी क्या बनना है, लेकिन यहाँ पर दो फॉर्म है, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर फॉर्म है ना। तो डाइमॉर्फिज्म यानी दो रूपों में रहने की क्षमता पाई जाती है ना। इसका मतलब है कि ये फंजाई दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्म यहां पर बेटा यूनिसेलुलर फॉर्म जो ईस्ट प्रकार का है, और दूसरा है मल्टीसेलुलर फॉर्म जो हाइफिल टाइप का है। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होगा और मल्टीसेलुलर मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा। अब हम बात करें कंडीशन डिपेंडेंट की। भाई डाइमॉर्फिज्म अगर पाया जा रहा है, डाइमॉर्फिक थैलस है, तो डाइमॉर्फिक थैलस में कंडीशन भी तो रहेगा। तो कंडीशन परिस्थिति आधारित ही क्या है, परिस्थिति आधारित क्या है जिसकी वजह से ये चेंज करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, ये फंजाई अपने एनवायरमेंट के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, कैसे बेटा? एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय या बहुकोशिकीय से एक कोशिकीय में बदल सकते हैं। मल्टीसेलुलर से यूनिसेलुलर में चेंज हो सकते हैं, यानी अनफेवरेबल या स्पेसिफिक कंडीशंस आने पर ये अपना थैलस ऑर्गेनाइजेशन बदल लेते हैं। अनफेवरेबल या स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि कोई ऐसी घटना आ गई या कोई ऐसा वातावरण में चेंजेस हो गया जो इसके फेवरेबल नहीं है, तो क्या करेगा? मल्टीसेलुलर में या यूनिसेलुलर में चेंज हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो ऐसे फंगस को हम लोग डाइमॉर्फिक फंजाई या डाइमॉर्फिक थैलस कहते हैं। अब अगर आप इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो क्या है डाइमॉर्फिज्म फंजाई का महत्व? तो देखिए लिखा हुआ है, डाइमॉर्फिज्म फंजाई को अलग अलग एनवायरमेंट में एडेप्ट यानी अनुकूलित होने में मदद कर सकता है। अगर डाइमॉर्फिज्म किसी में पाया जा रहा है फंगस में, तो अलग अलग एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाएगा। ये एबिलिटी पैथोजेनिक फंजाई यानी रोग पैदा करने वाले में खास तौर पर पाई जाती है। अब ये एबिलिटी भी कहाँ प्रेजेंट है? पैथोजेनिक फंजाई में, जो रोग को उत्पन्न करने वाले फंजाई हैं उनके अंदर ये एबिलिटी पाई जा रही है, उनके अंदर ये एबिलिटी देखने को मिलती है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगस है जिसकी स्पीसीज यहाँ पर लिखी गई है। तो ये रहा कैंडिडा एल्बिकेंस, है ना। और दूसरा है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जैसे फंजाई, है ना, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंजाई कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। और ये दोनों फंजाई कैसे बेटा? पैथोजेनिक है, रोग उत्पन्न करते हैं। ये फंजाई अक्सर ह्यूमन में सिस्टेमिक इंफेक्शन यानी पूरे शरीर में फैलने वाले इंफेक्शन का कारण बनते हैं। तो ये फंजाई का मेन फंक्शन क्या है? हमारे बॉडी के ऊपर आकर के हमसे न्यूट्रिशन तो लेगा, लेकिन बदले में हमारे पूरे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, है ना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। अब एक खास पॉइंट यहां पर है, वो है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इन फंजाई। कॉम्प्लेक्सिटी जो पाई जा रही है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इन फंजाई, कवकों में जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर पाई जा रही है संरचना, उसके बारे में समझना है। तो देखिए लिखा हुआ है, कुछ हायर फंजाई जैसे बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में
थैलस सिंपल यूनिसेलुलर या फिलामेंटस ना होकर के, जो थैलस है वो सिंपल कॉमा यूनिसेलुलर या फिलामेंटस ना होकर के कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कई हाइफी आपस में मिलकर के ऑर्गेनाइज टिश्यू लाइक अरेंजमेंट बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाइफी यहां पर आपस में मिलकर के एक ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू लाइक, मैंने क्या बोला, ऑर्गेनाइज्ड उत्तक जैसी संरचना को अरेंज कर लेते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी जो बेटा बनता है ना, कहां पर, फंगस के अंदर, वो बहुत सारे हाइफी के ऑर्गेनाइजेशन से बनता है ना। अब फ्रूटिंग बॉडी क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा हम देखते हैं। फलन काय क्या है, इसको हिंदी में फलन काय कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है फ्रूटिंग बॉडी एक स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। क्या है बेटा, एक स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनती है। कब बनती है बेटा ये फ्रूटिंग बॉडी, कब बनती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कहां पर, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन, कहां, फंगस में। ठीक है, यह मुख्यतः स्पोर के प्रोडक्शन और डिस्पर्सल मतलब फैलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहां पर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो स्पोर्स के डिस्पर्सल के लिए या फैलाव के लिए क्या है बेटा, बनती है, और स्पोर्स को बनाने के लिए बनती है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है फ्रूटिंग बॉडी कई इंटरवोन, ठीक है, हाइफी से मिलकर बनती है। कई इंटरवोन हाइफी से मिलकर के बनती है। ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे से लेकर के मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े तक हो सकते हैं। ये छोटी छोटी बॉडी में भी बन सकती है और बहुत बड़ी बड़ी फ्रूटिंग बॉडी भी देखने को मिलती है। स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स इनमें मौजूद रहते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है बेटा, स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाली कोशिकाएं यहां पर पाई जाती हैं। जैसे एस्कोमाइकोटा की बात करें तो एस्कोमाइकोटा एस्कोस्पोर्स को बनाते हैं जो प्रोड्यूस एसआई विद एस्कोस्पोर्स, है ना, एसआई विद एस्कोस्पोर्स। और बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोकार्प्स पाए जाते हैं, बेसिडियोकार्प्स पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस बेसिडिया विद बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोकार्प क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिडिया को, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स पाए जाएंगे। वहीं पर एस्कोमाइकोटा में एस्कोकार्प पाया जाता है। ये एस्कोकार्प्स क्या होते हैं बेटा, ये एसआई को प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, एस्कोस्पोर के थ्रू। ठीक है, एसआई पाई जाती है और एसआई क्या करते हैं बेटा, एस्कोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पर मशरूम है ना, जिसमें बेसिडियोकार्प ऑफ बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा के सदस्यों में बेसिडियोकार्प पाया जा रहा, लाइक मशरूम, है ना। मोरेल्स की अगर आप बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी बनती है ना। ट्रफल्स की बात करें तो यहां पर एस्कोकार्प जो होता है वो एस्कोमाइकोटा में बनता है। तो एस्कोकार्प ट्रफल्स में देखने को मिलता है, राइट। तो यहां पर बेटा हम लोगों ने आज के इस क्लास में जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई है उसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको एक तरफ तो हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा है उसके बारे में पढ़ाया, लेकिन इसी का ही यहाँ पर जो कन्वर्टेड फॉर्म है वो इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SR बिहार बीएससी क्लासेस में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के लिंक में ही, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आपके अपने एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप दोनों चीजों में जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ एप्लीकेशन को लोड करके वहां पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग अपने नोट्स अच्छे से बनाते चलें, देख करके बनाते चलें, और आप अपने हिसाब से भी कुछ ऐड करना चाहें तो नोट्स में ऐड करें, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं आपके पढ़ने का, है ना। तो फोटोकॉपी करा लेना या कुछ भी करा लेना बेहतर नहीं है। आप नोट्स को अपने आप ही लिखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, आपने क्या पढ़ा वो चीज समझ में आएगी, और फिर बार बार इस वीडियो को रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।